नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश में बढ़ रहे धर्मांतरण की। धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 में 10 साल की सजा और 50,000 जुर्माने का प्रावधान होने के बावजूद भी मध्य प्रदेश में धर्मांतरण के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में 6 से अधिक धर्मांतरण के प्रयास के मामले सामने आए हैं, जिनमें पुलिस ने केस दर्ज किया है। दूसरी तरफ चित्रकूट में चल रहे 3 दिवसीय हिंदू एकता महाकुंभ में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू धर्म छोड़ने वालों की घर वापसी का आह्वान किया है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या प्रदेश में फिर से धर्मांतरण के केस बढ़ रहे हैं। सवाल यह भी कि कानून के बाद बढ़ रहे मामले क्या प्रशासन की विफलता है, और सवाल यह भी कि क्या धर्मांतरण के लिए विदेश से फंडिंग तो नहीं हो रही। आज इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में धर्मांतरण के मुद्दों पर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। जबलपुर में अनाथ लड़कियों के धर्मांतरण वाले मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। एक निजी संस्थान में बालिकाओं को जबरन ईसाई धर्म के बारे में पढ़ाया जा रहा था। ये पहला मामला नहीं है जब मध्य प्रदेश में ऐसे मामले सामने आए हों। मध्य प्रदेश में धर्मांतरण के मामलों पर गौर करें तो बड़वानी में एक आदिवासी महिला को लालच देकर धर्मांतरण कराने के प्रयास का मामला सामने आया था। गंज बासोदा में भी एक स्कूल में एक विशेष धर्म की शिक्षा देने को लेकर हंगामा हुआ था। सागर में एक व्यक्ति ने अपने बच्चों को स्कूल में धर्म ग्रंथ पढ़ने पर दबाव बनाने का आरोप लगाया था। रायसेन के एक हॉस्टल में बाल संरक्षण आयोग ने हिंदू लड़की के धर्मांतरण का मामला पकड़ा था। खरगोन और झाबुआ में 11 लोगों को हाल ही में धर्मांतरण के मामले में गिरफ्तार किया गया था। धर्मांतरण के बढ़ते मामलों पर गृह मंत्री ने क्या कहा है, वो भी सुन लीजिए। कार्रवाई हो रही है तो इस विषय की गंभीरता को करें। वो धर्म स्वातंत्र विधेयक के तहत हमने जो लाए हैं उस पर कार्रवाई हो रही है। हमने अभी पूर्व में मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था, मैं भी लगातार कह रहा हूँ कि जो विदेशी फंडिंग आती है, जो बाहर से पैसा आता है, वो पीएफआई में उपयोग होता है, धर्मांतरण में उपयोग होता है, कहाँ कहाँ होता है, इसके लिए हमने जांच के आदेश किए हुए हैं और जांच की रिपोर्ट भी बहुत जल्दी आने वाली है। तो जैसे ही रिपोर्ट आती है वैसे ही इन पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे। धर्मांतरण के बढ़ते मामलों पर विपक्ष ने भी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि जब धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक लाया गया था तब बड़ी बड़ी बातें कही गई थी, लेकिन वर्तमान में जो हाल है वो ये साफ कर रहा है कि किसी के मन में कानून का कोई डर नहीं है। कमजोरी है सरकार की। बड़ी बड़ी बात करते हैं गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन केवल इवेंट मैनेजमेंट करते हैं। जिन चीज़ों पे बेसिक ध्यान देना चाहिए, ये तो गवर्नमेंट का फेलियर है ना। तुम बड़े बड़े कानून ला रहे हो हर विधानसभा के अंदर कि जो ये कराएगा उसको फांसी लटका देंगे, जेल भेज देंगे। ये कहाँ हो रहा है? ये सरकार का फेलियर है, इसलिए ये सब हो रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी लगातार धर्मांतरण के खिलाफ काम कर रहा है। राज्य सरकार भी धर्मांतरण को लेकर सख्त है। इसके बावजूद भी शहरों में धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, तो आदिवासी इलाकों में क्या स्थिति होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। नितिन शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि किसी भी हिंदू भाई को हिंदू धर्म से विमुख नहीं होने दूंगा तथा जो भाई धर्म छोड़कर चले गए हैं उनकी भी घर वापसी के लिए कार्य करूंगा एवं उन्हें परिवार का हिस्सा बनाऊंगा। और चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। चैतन्य भट्ट जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके अलावा अमित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चैतन्य जी, शुरुआत आपसे ही। देखिए, कानून बन गया। अब जब कोई मामला सामने आता है तो सरकार ये कहती है हम कानून बना देंगे। अब तो कानून भी बन गया, उसके बावजूद पिछले 1 महीने में ही देखें तो कई इस तरह के मामले सामने आ गए हैं। क्या कानून के हिसाब से हम कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं? क्या इसके पीछे वजह नजर आ रही कि अभी भी धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं? देखिए, कानून तो बहुत सी चीजों के बने हैं, ऐसा नहीं है कि कानून नहीं बनते, लेकिन कानून का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अभी धर्मांतरण वाले मामले में जो एक कानून बना है जिसमें 10 साल की कैद है और 50,000 रुपये जुर्माना है,
अभी तक मुझे लगता है कि ऐसा कोई मामला नहीं आया है जिसमें 10 साल की कैद हुई हो किसी। धर्मांतरण का मामला कोई आज से नहीं, बरसों से चल रहा है। ईसाई मिशनरियों पर तो ये आरोप हमेशा से लगाया जाता है कि वो आदिवासियों को, गरीब लोगों को धन का लालच देकर या अन्य किसी चीज का लालच देके धर्मांतरण करवाते हैं। अभी जबलपुर में ही कल परसों में एक बड़ी घटना हुई जिसमें बच्चियों को, हिंदू बच्चियों को वहां पर ईसाई धर्म का पाठ पढ़ाया जा रहा था। तो ये घटनाएं तो लगातार हो रही, लेकिन सवाल इस बात का है कि ये ईसाई मिशनरी जिन पे इस तरह का आरोप है वो किस तरह से विदेशी फंडिंग उनके पास आ रहा है। अगर विदेशी फंडिंग आ रहा है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उस फंडिंग को रोके और उसकी जांच करे कि ये विदेशी फंडिंग क्यों आ रही है, कहाँ से आ रही है। सरकार के हाथ में तो सारी चीजें हैं। अकेले कानून बना देने से मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो एक साल तो हो गया, 2020 में बना था ये कानून, उसके बाद ऐसी कितनी घटनाएं हुई हैं, लेकिन उसमें से कितने लोगों को सजा मिल पाई या कितने लोगों को जुर्माना भरना पड़ा, ये तो अभी आंकड़े उपलब्ध नहीं। तो सवाल इस बात का है कि सरकार इस मसले को अगर बहुत गंभीरता से लेना चाहती है, जैसे कि बीजेपी सरकार है, वो तो हिंदुत्व की सबसे बड़ी पैरोकार है। और अभी आपने भागवत जी का भी एक चलाया वीडियो, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें इस बात को रोकना है और जो चले गए हैं धर्म छोड़ के उनको वापस लाना है। तो जब आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी इस धर्मांतरण के खिलाफ है, तो मुझे लगता है कि बहुत कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, ताकि कोई भी गरीब व्यक्ति अपना धर्म पैसों के लिए या लालच, किसी अन्य लालच के लिए अपना धर्म ना छोड़े। क्योंकि इस तरह की घटनाएं अभी हो गई। अभी आपने 6 घटनाएं बता दी, झाबुआ की थी, रायसेन की थी, जबलपुर की थी, और भी विशेषकर डिंडोरी और अनूपपुर, शहडोल, जहाँ आदिवासी इलाके हैं, वहाँ इस तरह की ईसाई मिशनरी इस तरह का काम करती हैं। उन पर कई बार आरोप भी लगे हैं और लोगों ने फिर बजरंग दल या विहिप कानून जाके उनको वापस भी लाए हैं। ऐसी भी घटनाएं हुई। तो कानून अकेले बना है, कानून तो बहुत सी चीजों के बने, दहेज प्रथा के भी खिलाफ कानून बना है, लेकिन दहेज बकायदा भी चल रहा है। तो कानून का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, देखना चाहिए कि हाँ कानून के हिसाब से काम हो रहा है। अगर आप 2-3 भी लोग अगर पिछले 1 साल में अगर इस तरह की घटनाएं हुई हैं और अगर किसी को सजा मिल जाती है, जुर्माना होता, तो लगता है कि हाँ इस कानून का पालन किया जा रहा है। नेहा जी, बड़ा सवाल है, हमारे साथ जुड़ गई हैं बीजेपी के प्रवक्ता, आपका स्वागत है। और चैतन्य जी ने बड़ा सवाल यहाँ पर उठाया है कि चलिए कोई मसला था समाज के अंदर, उस पर हमने कहा कि हम कानून बनाते हैं, कानून बना दिया, लेकिन 1 साल में कितने लोगों को उस कानून के हिसाब से सजा हमने दिला दी, और वो मैसेज क्यों नहीं दे पाई सरकार कि हम सख्त हैं इस पूरे मामले को लेकर। इतने ज्यादा केस पिछले 1-1.5 महीने में ही देखने को मिले अलग अलग जगहों से, और ये वो हैं जो रिपोर्ट हो गए, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो रिपोर्ट नहीं हुए होंगे। देखिए लोकेश जी, सबसे बड़ी बात है कि केस सामने इसलिए आ रहे हैं क्योंकि सरकार सक्रिय है, और इस प्रकार के जो लोग पूरा एक गैंग चलाते हैं, मैं कहूंगी धर्मांतरण का, उनको पकड़ने का काम सरकार कर रही है और गंभीरता से कर रही है। पिछले दिनों आपने देखा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को स्पष्ट किया था कि चाहे फॉरेन फंडिंग हो या फिर पीएफआई जैसी जो संस्थाएं हैं, जो विदेशी फंड आ रहे हैं, वो कहां से आ रहे हैं, वो किन लोगों को टारगेट करके धर्मांतरण का एक बड़ा खेल रच रहे हैं, उस पर सरकार की पैनी निगाह है और इनमें से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इसीलिए जिन केसेस का आपने भी अपने पैकेज में वर्णन किया है, वो सामने आने का कारण यही है कि जो लोग सक्रिय हैं इन सब कामों में, उसको पकड़ने का काम मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। और आदरणीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने इसको बहुत साफगोई से कहा भी है कि इन लोगों के खिलाफ न केवल कानून बनाए जाएंगे, पर कानून के अंतर्गत इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि इस प्रकार के जो घटनाओं को अंजाम देते हैं उसको ना दिया जाए। देखिए, समझने की बात यह है कि जो लोग इस प्रकार से फॉरेन फंडिंग ले रहे हैं, या जो लोग इस प्रकार से पीएफआई जैसे संगठनों का समर्थन करते हैं, और हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी ने समय समय पर पीएफआई का समर्थन भी किया है, तो ये पीएफआई कौन है? पीएफआई वही है जिसके संस्थापक सदस्य कहते हैं, और वो भी ऑन स्क्रीन कहते हैं, खुलेआम कहते हैं कि भाई उन्हें हमारे देश को, भारतवर्ष को इस्लामिक स्टेट बनाना है। दूसरी बात, वो ऑन कैमरा आकर कहते हैं कि किस ऑफ लव कैंपेन जो है वो हाँ पीएफआई का है, इस बात को स्वीकार करते हैं। तो जब ये बातें हमारे सामने हैं तो बहुत सक्रियता से उस पर सरकार गंभीरता से कदम भी उठा रही है, और इन लोग को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही साथ जो विदेशी फंडिंग आ रही है उसकी भी कड़ियां जोड़ने का काम, उसके खिलाफ कार्रवाई करने का काम, और जो लोग इसको बढ़ावा देते हैं। ऐसा क्यों होता है कि जब जब कांग्रेस की सरकारें सक्रिय होती हैं या कांग्रेस की सरकारें बनती है केंद्र में या राज्य में, तब ये धर्मांतरण का जो खेल है खुलेआम चलने लग जाता है और बहुत तेजी से चलता है।
अभी मुझे तो मध्य बताइए कि प्रदेश में केरला बीजेपी की में सरकार है और हम तो हाल फिलहाल के मामले बता रहे हैं, और आपने नहीं, कहा हाल कि फिलहाल पुलिस के बहुत मामले सक्रिय आप है, बता लेकिन रहे इसमें हैं। से कुछ मामले ऐसे हैं जो पेरेंट्स से एक उन्होंने अपने बच्चों को किसी फोटोग्राफ में देख लिया तो मामला खुल गया, किसी में बाल संरक्षण आयोग की सक्रियता दिखाई दी, किसी में कुछ सामाजिक संगठनों की सक्रियता दिखाई दी, तब जाकर ये मामले खुले हैं। ऐसा नहीं कि पुलिस ने कोई बड़ा रैकेट खोल दिया हो। पीएफआई का जिक्र आप कर रहे हैं तो बताइए ना, पुलिस ने पीएफआई के खिलाफ कौन से ठोस सबूत अब तक रख दिए? मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको ये मामले आज दिख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि रातों रात में ये लोग नहीं, खुले किससे, मैं तो वो बता रहा हूँ आपको कि इनके सोर्स क्या रहे हैं, कैसे पकड़ में आ पाए। कमलनाथ जी की सरकार रही, और आप अभी इस खेल को देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में आपको बहुत स्पष्ट दिख जाएगा। जब कांग्रेस की सरकार आती है, मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, तो मध्य प्रदेश के रहते हैं, छत्तीसगढ़ में इस मसले पर अलग से डिबेट करते हैं। 15 माह में भी यहाँ पे एक नेटवर्क नेक्सस बचाने का काम किया है, और रोमन चेंडी जो इनके केरला में मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने बताया था कि कांग्रेस की सरकार के दौरान 2006 से लेकर 2014 के बीच में 2666 कन्वर्जन के मामले सामने आए थे। ये खुद कांग्रेस की मुख्यमंत्री ने इस बात को स्वीकारा है। तो जो लोग इस चीज को सक्रिय करते हैं, इन गैंग को सक्रिय करते हैं, उसको निष्क्रिय करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी और इनको सलाखों के पीछे भी भेजेगी। मैं तो यही जानना चाह रहा था कि मध्य प्रदेश में इस कानून को बने हुए 1 साल हो गया है, कितना कन्विक्शन रेट है, कितने लोगों को हमने पकड़ लिया अब तक इस पूरे मामले में, जिनको हमने जेल भेज दिया उनको 10 साल की सजा दिला दी। इसके अलावा सवाल इसमें यह भी उठ रहा है कि पुलिस कितने मामलों का उजागर कर रही है, इस तरह के जो रैकेट हैं, पुलिस ने कितने मामलों को उजागर किया है? नहीं, मैंने आपसे वही कहा कि जो मामले सामने आ रहे हैं वो समाज के साथ में इसलिए सामने आ रहे हैं क्योंकि सरकार सक्रिय है, गृह मंत्रालय सक्रिय है, पुलिस सक्रिय है, इसीलिए इसको हम खुले तौर पर देख रहे हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों जब धर्म स्वतंत्र विधेयक लाया गया था, जिसको हम लव जिहाद के नाम से भी जानते हैं, जिसमें भी कन्वर्जन कर फिर महिलाओं को सेक्स स्लेव्स की तरह ट्रीट किया जाता था, उसकी खिलाफत करने वाली भी कांग्रेस पार्टी थी। और उसके आने के बावजूद तब भी यही कहा जाता था कि भाई कानून तो हमारे पास में एग्जिस्ट करता है। कितने मामले ऐसे हैं, पर आपने देखा कि उसको लाने के बाद जितनी सक्रियता से मामले दर्ज किए गए, जितनी सक्रियता से लोगों ने आके उसमें पार्टिसिपेशन किया है, क्योंकि पब्लिक पार्टिसिपेशन के बिना इस तरीके के जो काम लोग करते हैं उसको बंद नहीं किया जा सकता है। सरकार की अपनी भूमिका है, पर पब्लिक पार्टिसिपेशन भी महत्वपूर्ण है। और ये आप अभी भी देख रहे हैं कि 1 साल पहले से अगर कानून बन गया है तो ये जो मामले आ रहे हैं सरकार की सक्रियता की वजह से आ रहे हैं, गृह मंत्रालय की सक्रियता की वजह से आ रहे हैं। अमित जी, जब इस कानून को बना, और नेहा जी तो ये कह रही हैं कि कार्रवाई लगातार हो रही है, तो फिर पीसी शर्मा का अभी हमने बयान सुना, वो ये कह रहे हैं कि फेल है सरकार पूरी तरीके से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोलने में माहिर हैं। अभी जो विषय है धर्मांतरण का मुद्दा है, जैसा कि आपने पूछा भारतीय जनता पार्टी के हमारी नेता से, तो वो आंकड़े नहीं बता पाई। मैं तो ये जानना चाहता हूं कि इतने सालों से किसकी सरकार है और कितने गृह मंत्री जो है वो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के आए। उमाशंकर गुप्ता जी एक टाइम पे गृह मंत्री थे, वो कहते थे कि हम इन सब चीज़ों को रोक देंगे, फॉरेन फंडिंग होती है, कांग्रेस का हाथ है, ये है वो है। अरे भाई, 2003 से आप सत्ता में हो, चौथी बार के आपके मुख्यमंत्री हैं। क्या आपके लिए सिर्फ ये राजनीतिक मुद्दा है? अपने राजनीतिक हित साधने के लिए जब जब चुनाव आते हैं, अभी भी पंचायत चुनाव आने वाले हैं, तब तब ये मुद्दा जो है वो हावी हो जाता है। आपकी केंद्र में सरकार 6-7 साल से, आपकी केंद्र में सरकार, 4 बार के मुख्यमंत्री आपके मध्य प्रदेश में, लेकिन फिर भी आप विपक्ष के ऊपर लगातार आरोप लगाते रहते हैं। तो जब सब कुछ विपक्ष को ही करना है तो आप लोग इस्तीफा देके घर पे बैठ जाइए। आपने 2006 में भी कानून को करा, आपने 2013 में भी कानून आपने बनाया। क्या ये मामले गलत हैं? अगर आप इसे चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं, मामले तो हैं, यानी कि ये समस्या एग्जिस्ट करती है समाज के अंदर, इसको हम केवल चुनाव से क्यों जोड़? गलत मैं तो ये पूछना चाहता, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब जब मध्य प्रदेश में, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आपकी आवाज आ रही है सर, बोलिए, अपनी बात रखिए। चलिए, कुछ प्रॉब्लम है, मैं लौटता हूं अमित जी आपके पास। कुछ कहना चाह रही थी नेहा जी, अपनी बात रखिए आप। लोकेन जी, देखिए, ये सरकारों का मसला नहीं है। जिस समाज को टारगेट किया जा रहा है वो बहुत चुन के किया जाता है, कभी लोभ देके किया जाता है, कभी प्रताड़ित करके किया जाता है। और ये नेक्सस सिर्फ 2 तरफ से ही चलता है, या तो विदेशी फंडिंग आती है, कृषि। चलिए, नेहा जी के पास हम लौटेंगे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है अभी, और हमारे साथ चैतन्य जी लगातार जुड़े हुए हैं। चैतन्य जी, सवाल यह है कि आज
संघ प्रमुख का भी बयान सामने आ गया। अब ये काम आरएसएस का आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है या सरकार का ज्यादा बनता है ये काम कि सरकार ऐसे लोगों को चिन्हित करे जिन्हें गलत तरीके से परिवर्तित किया गया, लालच देकर किया गया, और उनको वापस, और खासकर जिन लोगों ने करवाया उन पर कार्रवाई की जाए। इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? लालच की बात कैसे पकड़ी जाएगी? अगर किसी को लालच मिल रहा है और वो उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट कर रहा है तो उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये प्रलोभन था, ये प्रलोभन नहीं था? देखिए लोकेंद्र जी, ये एक आपराधिक दृष्टिकोण से भी अगर हम इसको देखें तो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण सामाजिक दृष्टिकोण। अगर 70 साल पहले हम आजाद हुए और 70 साल के बाद भी अगर आदिवासियों की स्थिति इतनी खराब है कि उनको कोई भी लालच देके अपने धर्म में परिवर्तित कर लेता, तो ये तमाम सरकारों की, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, या कोई भी अन्य सरकार, उन सबके लिए एक बहुत शर्मनाक स्थिति। हम उस सामाजिक ढांचे को कैसे बचा के नहीं रख पा रहे कि हमारे आदिवासी भाई जो जल जंगल जमीन के लिए वर्षों से लड़ रहे हैं और एक उपेक्षित स्थिति में हैं, उनको अगर कोई व्यक्ति लालच दे रहा है और वो लालच में आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि सरकार की तरफ से उनको कोई बहुत ज्यादा आशा नहीं बची। इसलिए वो सोचते हैं कि चलो भाई 4 पैसा मिल रहा है, अगर हम धर्म बदल देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, हिंदू रहें या ईसाई रहें, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। तो ये सामाजिक भी एक तरह से इसको देखा जाना चाहिए, अकेले आपराधिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। कि हम मैं यही समझना चाह रहा था चैतन्य जी आपसे कि कोई गरीब है, उससे मौका मिल रहा है नौकरी का, उससे मौका मिल रहा है मुफ्त शिक्षा का, मुफ्त स्वास्थ्य का, तो अगर वो धर्म परिवर्तन कर रहा है खुशी खुशी, तो उसको फिर कैसे सिद्ध किया जाएगा कि ये लालच था इस व्यक्ति के लिए? वही बात कि आप इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि प्रलोभन दिया है या प्रताड़ित किया है। देखिए, प्रताड़ित करके तो आप किसी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आप प्रताड़ित करोगे लेकिन वो बात देकर अपने वापस धर्म से, हाँ, लालच या जो जिस तरह की आपने बात की कि अगर उसको पैसा मिल रहा है, उसको जमीन मिल रही है, उसको नौकरी मिल रही है, तो वो निश्चित तौर पे परिवर्तन कर सकता है। लेकिन अब उसको सिद्ध करना बहुत कठिन है कि हम अपनी मर्जी से आए हैं या हमको जबरदस्ती इस धर्म में लाया गया। तो ये सारी चीजें जो है ये आपराधिक और सामाजिक दृष्टिकोण, दोनों दृष्टिकोण से आपको देखना पड़ेगा और इस बात की कोशिश करना होगी सरकारों को कि जो आदिवासी भाई हैं जिन पे अधिकतर यही इल्जाम लगता है कि उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है, उनके जो रहन सहन या उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे, उनको मुख्य धारा में नहीं लाएंगे, तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। दूसरी बात, जो पीएफआई पे आरोप लग रहा है, तो पीएफआई को आप देखिए ना, पीएफआई में कौन से लोग ऐसे हैं या जो कहाँ से फंडिंग ला रहे हैं उनके। आपके पास तो इतना बड़ा सरकारी तंत्र है, मुखबिर ये है, आपके पास इंटेलिजेंस है, आप पता लगाइए कि कौन लोग ऐसे हैं जो इस तरह का नेक्सस चला रहे हैं। तो ये सारी चीजें सरकार को थोड़ा गंभीरता से ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके ये धर्मांतरण की जो भी प्रक्रिया चल रही है इस पे रोक लग पाएगी। अमित जी, आप अपनी बात रख लीजिए, उसके बाद मैं नेहा जी के पास जाता हूँ। मैं आ रहा हूँ चैतन्य भट्ट जी के पास। चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, इन पे आप बहुत कड़ाई से निगाह रखना पड़ेगी ताकि इस तरह का कोई धर्मांतरण का केस सामने ना आए। और अभी जैसा आपने कहा कि पुलिस ने नहीं बल्कि दूसरे लोगों ने, समाज के लोगों ने या सामाजिक संस्थाओं ने मसलों को उठाया और उनको सामने लाए हैं, तो पुलिस का भी एक अलग विंग होना चाहिए जो इस तरह के मामलों को देखे। पुलिस के पास बहुत बोझ है काम का। मैं लौट रहा हूँ सर आपके पास। अमित जी, आप अपनी पॉइंट जल्दी से रेस कीजिए सर। क्या जो आप बोल रहे थे बीच में रुक गई थी बातचीत आपसे? हाँ, मेरी बात बीच में रह गई थी। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार कांग्रेस पे आरोप लगाते रहते हैं, तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये निवेदन है कि यदि कांग्रेसी नेता आपको गलत लगते हैं तो उनको आप जेलों में डाल दीजिए। आपके पास प्रमाण हो तो जेल में डालिए आप। मैं भी बचपन से मिशनरी स्कूल में पढ़ा हूं, मेरे को तो कभी किसी ने नहीं बरगलाया। मैं तो श्री राम का भक्त था, हूं और रहूंगा, मेरा पूरा परिवार भक्त है। और रही बात, जैसे आपने बताया पीएफआई यदि फॉरेन फंडिंग हो रही है, सब चीजें हो रही है, तो इसकी सरकार जांच करेगी ना। आरएसएस के चीफ अपना एक इवेंट क्यों कर रहे हैं, वहां पे वो प्रतिज्ञा दिला रहे हैं हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। आरएसएस चीफ का तो कद इतना बड़ा है, सीधा मुख्यमंत्री से जवाब तलब करना चाहिए कि चौथी बार के मुख्यमंत्री हो आप, आपके राज में ऐसा क्यों हो रहा है, और उनकी बात तो वो मानेंगे।
और रही बात, मैं एक बात और आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं, 2003 से लेके अब तक आपने तमाम कानून बनाए, सब चीजें बनाई, हम उस चीज को मानते हैं, लेकिन कितने लोगों को प्रॉपर न्यायालय में आपने लड़ाई लड़के सजाएं दिलवाई हैं? ये आप आंकड़े बताइए। चलिए मैं इस पर जवाब ले लेता हूं नेहा जी, और एक सवाल ये भी जोड़ देता हूं कि जिन लोगों को लालच दिया जा रहा है, अगर वो सामने से आकर शिकायत नहीं करेंगे तो कैसे आप ये बता पाएंगे कि इन लोगों को लालच दिया गया? क्योंकि उनका शायद सरकार पर उतना एतबार नहीं है, वो नौकरी या पैसों के लालच में आकर धर्म परिवर्तन करने के लिए तैयार है। इसका मतलब सरकार पर भरोसा नहीं है उन्हें। लोकेन जी, इसीलिए मैंने आपसे कहा था पूर्व में भी कि ये सरकार के साथ साथ समाज का भी जो एक रोल है उसका बहुत इंपॉर्टेंट मतलब रोल रखता है समाज भी, क्योंकि जिस तरीके का भ्रम फैलाने का काम करते हैं। मैंने आपसे कहा कि भाई पीएफआई को कांग्रेस को सपोर्ट करने की आवश्यकता क्या है? अलग अलग राज्यों में कांग्रेस पीएफआई के साथ मिलकर चुनाव लड़ लेती है, जबकि कांग्रेस बहुत अच्छे से जानती है कि उसके संस्थापक कहते हैं कि भाई मुझे भारतवर्ष को इस्लामिक स्टेट बनाना है। अब आप मुझसे कहेंगे कि भाई हमें मध्य प्रदेश सेंट्रिक होकर बात करनी है, पर मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि केरला में कांग्रेस के मुख्यमंत्री स्वयं इस बात को स्वीकारते हैं कि जब वो सरकार में थे तो 2666 जो है धर्मांतरण के इस प्रकार के जो केसेस हैं, तो फिर उन्होंने काउंटर किया ना इसलिए कि आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? फिर वो तो मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, पर इसको थोड़ा सा वाइडर प्रोस्पेक्ट में समझना पड़ेगा। लोकेन जी, मुझे बताइए कि 15 माह की कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में आई कि नहीं आई? मुझे बताइए कि आज छत्तीसगढ़ में पूरे देश भर में हंगामा नहीं बचा हुआ धर्मांतरण को लेकर? मुझे ये बताइए कि कांग्रेस की सरकार पंजाब में, मैं आखिरी सवाल पूछता हूँ नेहा जी आपसे, समय मेरे पास नहीं है, ठीक है, आरोप लगाने का समय नहीं है। ये जो जांच की बात कह दी जाती है, ये जो विदेशी फंडिंग में जांच की बात कह दी जाती है, इसका कोई निष्कर्ष निकलेगा? अगले 10, 15, 20 दिन में कोई निष्कर्ष हमारे सामने आएगा इसमें? मैं सीधा सवाल और आखिरी सवाल आपसे जल्दी से जवाब दी। मैंने बहुत स्पष्ट कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कह दिया है, गृह मंत्री जी ने भी कहा है कि इसकी बहुत माइन्यूटली मॉनिटरिंग की जा रही है। जो विदेशी फंड आ रहे हैं, जो इस प्रकार की चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, उनको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, चाहे वो पीएफआई। चलिए अगली बार अगर ये मुद्दा आया सामने और हम डिबेट में बैठेंगे आपके साथ, तो ये जरूर सवाल पूछा जाएगा कि जो बहुत माइन्यूटली मॉनिटरिंग हो रही है, इसका निष्कर्ष क्या निकला। उम्मीद है कि तब तक कुछ ना कुछ जांच जरूर हो जाएगी। फिलहाल शुक्रिया आप सभी का इस मामले पर जुड़ने के लिए और डिबेट करने के लिए। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।